डोडो टीवी। राहुल और प्रीति तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और उनके कदमों की चाल भी। राहुल भैया, हमें इधर से नहीं आना चाहिए था। इस रास्ते पर ही तो वो चुड़ैल का घर पड़ता है। हाँ प्रीति, तुम ठीक कह रही हो, पर अब डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जल्दी से घर पहुँच जाएंगे। हाँ, वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं। रास्ते में उस चुड़ैल का घर पड़ता है। वहां पहुंचते ही अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। स्ट्रीट लाइट भी जलने बुझने लगती है और तभी सामने आती है वो बड़े नाखूनों वाली चुड़ैल। इससे पहले कि प्रीति राहुल से कुछ कह पाती, कुछ समझ पाती, चुड़ैल प्रीति के बाल पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। चुड़ैल आसमान में उड़ने लगती है। उसके बड़े शरीर के सामने प्रीति का शरीर एकदम छोटा सा लग रहा था। आज मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, इसका खून पी जाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल प्रीति के गले पर नाखूनों की चोट करती है। प्रीति के गले पर घाव हो जाते हैं और उसका खून चुड़ैल के नाखूनों पर लग जाता है और चुड़ैल नाखूनों पर लगा खून पीने लगती है। मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती है और कुछ ही देर में हंसते हुए वो अपने घर चली जाती है। राहुल दरवाजा खटखटाता है। प्रीति, मेरी बहन, छोड़ प्रीति को, छोड़। अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। राहुल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर थक हार कर वापस लौट जाता है। ये कहानी है मंगीपुर नाम के एक गांव की, जहां सारे गांव वाले एक चुड़ैल के डर के साए में जीते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस गांव में चुड़ैल किसी को लेकर गई है। जो भी चुड़ैल के घर के आसपास से निकलता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और कभी कभी रात के अंधेरे में वो गांव से भी लोगों को पकड़ कर ले जाती है और उनका खून पीती है। और फिर वो चुड़ैल उसके साथ जो भी गांव वाला होता है उस घर में जाकर गायब हो जाते हैं। उस घर का गेट कभी कोई नहीं खोल पाता है, पर इस बार राहुल ने तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन को वापस लाकर रहेगा। कोई मेरी मदद करे या ना करे, मैं जरूर अपनी बहन को बचाऊंगा। मैं आज रात को उस चुड़ैल के पास जाऊंगा। हो सकता है मुझे वहीं उसे पकड़ने का कोई तरीका मिले। राहुल ऐसा ही करता है। रात को राहुल जब चुड़ैल के घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है। वो उस खिड़की के अंदर झांकता है। अंदर का हाल देखकर तो राहुल डर ही जाता है। अरे ये क्या, ये इतने सारे लोग ऐसी पेड़ियों में जकड़े हुए, इनके शरीर पर कितनी चोटें और ये कैसे दर्द की वजह से रो रहे हैं। मेरी प्रीति, वो नहीं प्रीति, इतने दर्द में मेरी बहन और ये सब लोग भी, और ये टब में कितना खून भरा हुआ है। इतने सारे लोगों का खून मैंने इकट्ठा कर लिया है और उन्हें बोतल में बंद कर लिया है। मजा आ रहा है। चलो इन लोगों को और तकलीफ देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उन लोगों पर वार करती है और वो सब दर्द से और चीखने और रोने लगते हैं। ये सब देखकर राहुल वहां से वापस आ जाता है। वो गांव के एक बुजुर्ग राम लखन के पास जाता है। मैं जानता हूँ राहुल कि तुम अपनी बहन प्रीति को वापस लाना चाहते हो। चलो हम अंदर बैठकर सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे प्रीति वापस आ सकती है। हाँ चलिए, आप कोई तरीका जानते हो तो मुझे जरूर बताइए। हाँ, दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन राहुल अकेले ही दरवाजे से बाहर आता है और फिर दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसे नाथू दिखता है। राहुल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आज ही अखबार में एक तांत्रिक बाबा के बारे में पढ़ा जो चुड़ैलों को मार देते हैं, और इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है, समझे?
ठीक है, चलिए अंदर चलकर उनका इंतजार करते हैं। राहुल और नाथू अंदर जाते हैं। अंदर से सिर्फ राहुल बाहर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो बाबा भी गांव आ जाते हैं। चुड़ैल का वार हो या चुड़ैल का प्रहार, गांव शहर कहीं भी मचा हो हाहाकार, करता हूँ ऐसा वार, चुड़ैल चुड़ैल को देता हूँ मैं मार, नाम है मेरा बाबा भूतमार। बाबा चुड़ैल के घर की तरफ ना जाते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। बाबा, ये आप किधर जा रहे हैं? इधर चुड़ैल का घर नहीं है, ये राहुल का घर है। बाबा कुछ नहीं बोलते हैं और राहुल के घर के पास पहुंचकर कहते हैं, अरे ओ चुड़ैल, मारू मैं कोई मंत्र, जानता हूं मैं कि तू है राहुल के अंदर। बाबा की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल उस दिन जब राहुल चुड़ैल के घर अंदर झांक कर देख रहा था, तब चुड़ैल ने उसे देख लिया था और उसके अंदर आ गई थी। चुड़ैल ने राहुल के रूप में राम, लखन और नाथू को भी मार दिया था। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल राहुल के अंदर से बोलती है, बाबा तू मुझे नहीं पकड़ सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल के अंदर से निकलकर भाग जाती है और राहुल नीचे गिर जाता है। बाबा राहुल को पूरी बात समझाते हैं और फिर वो दोनों और कुछ गांव वाले उस चुड़ैल के घर की तरफ जाते हैं। ए चुड़ैल, बाहर आ, आज तू नहीं बचेगी, क्योंकि अब तू मेरे हाथ आएगी और मारी जाएगी। चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, अरे ओ बाबा, मैं यही थी और यही रहूंगी, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मंत्र मेरा दिखाए असर, चुड़ैल की शक्ति हो बेअसर। अरे ओ बाबा, ये क्या किया तूने? मेरी शक्ति क्यों काम नहीं कर रही? राहुल बेटा, लो ये कैची है, अब तुम जाकर चुड़ैल का नाखून काट दो और फिर ये कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। राहुल ऐसा ही करता है। उस चुड़ैल के नाखून कटते ही वो नीचे गिर जाती है और अपनी शक्ति से बाबा उसे जला देते हैं। उसके चलते ही चुड़ैल के घर का दरवाजा खुलता है और वो सारे लोग जिसे उस चुड़ैल ने बेड़ियों में बांध कर रखा था, वो बाहर आने लगते हैं, जिसे उसने कैद किया था। राहुल की बहन प्रीति भी आ जाती है। राहुल प्रीति को गले लगा लेता है। सब लोग राहुल और बाबा को धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सबके डराने पर, मना करने पर भी राहुल अपनी कोशिश नहीं छोड़ता है और आखिर में सारी मुसीबतों को पार कर ही लेता है। रात का वक्त है। बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और रात के इस अंधेरे में बहुत तेजी से हवाओं को चीरती हुई एक गाड़ी चली आ रही है और अचानक वो गाड़ी रात के अंधेरे में तेज आवाज के साथ एक पेड़ से टकरा जाती है। जो गाड़ी चला रहा होता है वो मर जाता है। टकराते ही गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है। गाड़ी से एक आदमी का हाथ बाहर आता है। उसके हाथ में कांच की बॉल नीचे गिरती है और लुढ़कते लुढ़कते सड़क के किनारे पहुंच जाती है। अगले दिन सुबह जहां यह हादसा हुआ होता है, वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ लोग आपस में खुसफुसा रहे होते हैं तो कुछ लोग एक्सीडेंट को देखकर डर जाते हैं। तभी वहां से सिया और उसकी मम्मी सुषमा जा रहे होते हैं। अचानक से इतनी भीड़ को देखकर दोनों रुक जाते हैं। मम्मी, यहाँ क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों है? बेटा, लगता है यहाँ कोई हादसा हुआ है। रुको, मैं देखती हूँ। जैसे ही सुषमा भीड़ के पास जाकर देखने लगती है, तभी सिया को वो चमकती हुई बॉल सड़क के किनारे पड़ी हुई दिखती है, जो कल रात एक्सीडेंट के वक्त मरने वाले इंसान के हाथ से गिर गई थी। ये क्रिस्टल बॉल कितनी अच्छी लग रही है। चलो मैं इसे घर ले चलती हूँ।
ऐसा कहकर सिया बॉल को अपनी पॉकेट में डाल लेती है। इधर एक्सीडेंट स्पॉट पर पुलिस आकर भीड़ में खड़े लोगों से पूछताछ करने लगती है। हाँ, आप में से किसी ने कुछ देखा? कोई जानता है गाड़ी किसकी है? कोई कुछ जवाब नहीं देता। इससे पहले एक पागल इंसान वहां से चिल्लाते हुए भागता है। ये सब उसी ने किया है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं। सब मरेंगे, सब मरेंगे। सिया और सुषमा दोनों माँ बेटी घर लौट आते हैं। सिया, उसके घर में उसकी मम्मी सुषमा, पापा मोहन और एक छोटी बहन दिया है। चारों का छोटा सा परिवार है। घर आते ही सुषमा खाने की तैयारियों में लग जाती है और सिया चुपचाप जाकर बॉल को अपने कमरे में ड्रॉयर में छुपा जाती है। सिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इस बॉल में एक भयानक राक्षस रहता है, जिसके पास भी वो बॉल होती है वो उसे अपने वश में कर अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। रात को जब सब सो जाते तो अचानक से सिया के कमरे में रोशनी आने लगती है। अरे, ये लाइट कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए। सिया उठकर देखती है। अरे, ये लाइट तो उस ड्रॉर में से आ रही है जिसमें मैंने वो बॉल रखी थी। ऐसा कहकर सिया दराज खोलती है और देखती है कि वो क्रिस्टल बॉल चमक रही है। अचानक से सिया गिर जाती है और बॉल चमकना बंद हो जाती है। सिया के गिरने की आवाज सुनकर उसके माँ बाप दौड़ते हुए उसके कमरे में आते हैं। अरे बेटा सिया, क्या हुआ तुझे? तू गिर कैसे गई? पता नहीं पापा। चल उठ बेटा, उठ, बिस्तर पर आजा, सो जा तू। सिया को सुलाकर मोहन और सुषमा अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक से उनके घर में कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिनसे सुषमा परेशान हो जाती है। मोहन उसे परेशान देखकर पूछता है, सुषमा, क्या हुआ तुम्हें? आजकल तुम बहुत परेशान रहती हो। मोहन, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, 2-4 दिन से कुछ न कुछ अपशकुन हो रहे हैं। परसों जब मैं नींबू पानी बना रही थी और मैंने नींबू काटा तो वो नींबू अंदर से लाल निकला। रोज रात घर के दरवाजे पर बिल्ली रोती है। आज जब मैंने अखबार उठाने के लिए दरवाजा खोला तो अखबार पर खून लगा हुआ था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, हम कुछ सोचते, सब ठीक हो जाएगा। मोहन ऐसा कहकर सुषमा को तसल्ली तो देते हैं, लेकिन असल में वो भी डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई बार घर में कुछ अजीब सा महसूस किया था। एक रात छोटी बेटी दिया की अचानक से आंख खुलती है और वो देखती है कि अलमारी के ऊपर कोई काला साया है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी बड़ी बहन सिया उसके पास ही सोई होती है। वो उसे गले लगा लेती है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुषमा और मोहन भी आ जाते हैं। पापा, मैंने वहाँ कुछ देखा। मैंने अलमारी के ऊपर कुछ देखा। नहीं पापा, इसने कोई सपना देखा होगा। आप जाइए, मैं इसे सुला दूंगी। आजकल टीवी बहुत देखने लगी है, इसलिए उल्टे सीधे सपने देखती है। कोई दिया की बात नहीं सुनता कि उसने किसी को देखा है। इसी बीच एक रात सुषमा पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आती है तो अचानक से उसे भी कोई काला साया दिखता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर मोहन भागा भागा आता है। अरे तुम ठीक तो? कैसे गिर गई तुम? मैंने एक काला साया देखा और उसी ने मुझे धक्का दिया। दोनों डर जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह मोहन को ऑफिस के काम से कहीं जाना होता है। सुषमा, मैं जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना, बाकी बातें हम आकर करेंगे। सुषमा हाँ में सर हिलाती है और वो उसे बाय करके चला जाता है। मोहन के जाने के बाद दिन तो अच्छे से बीत जाता है,
लेकिन रात होते ही सुषमा सिया और दिया को सुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। आधी रात को सुषमा को कोई आवाज सुनाई देती है। उसकी आंख खुल जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है यहाँ? वो और कुछ कह पाती, इससे पहले उसे अपने सामने एक बड़ा सा काला साया दिखाई देता है, जिसकी दो लाल लाल आंखें हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, चेहरे पर बाल उड़कर उसे और डरावना बना रहे हैं। सुषमा कांपती आवाज से कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर बोल नहीं पाती। वो लड़खड़ाते कदमों से वहां से अपने बच्चों को बचाने के लिए भागती है। लॉबी तक पहुंचती है, लेकिन इससे पहले ही वो साया उसके पैर पकड़कर खींच लेता है। वो गिर जाती है, खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो साया उसे कमरे में ले जाता है और मार देता है। ये खबर सुनकर मोहन सुबह अपने घर पहुंचता है। पुलिस घर पर है। मोहन अपने बच्चों को गले लगाकर रोता है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। वे तीनों अपने दुख को भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक रात छोटी बेटी दिया की आंख खुलती है। उसे एक सुंदर सी गुड़िया दिखाई देती है। आओ, मेरे पास आओ। देखो, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, जल्दी आओ। दिया उस गुड़िया के पीछे पीछे चलने लगती है और उसके पीछे पीछे एक काला साया चलता है। आओ, मुझे पकड़ो। ऐसा कहते हुए दिया को सड़क तक ले जाती है। दिया उस गुड़िया के पीछे पीछे चल रही होती है, तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वो मर जाती है। अगले दिन एक बार फिर घर में मातम का माहौल है। मोहन अभी अपनी पत्नी के गम से भी नहीं उबरा था कि उसने अपनी बेटी को भी खो दिया। मोहन घर को मनहूस कहकर अपनी एक बेटी सिया को लेकर कहीं और छोटे से घर में चला जाता है। दोनों अपने नए घर में होते हैं। तभी एक रात मोहन अपनी बेटी सिया के चिल्लाने की आवाज से उठता है। पापा बचाओ, मुझे बचाओ। वो भागा भागा आता है और देखता है कि कोई उसकी बेटी के बाल पकड़कर उसे हवा में उड़ा रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। मोहन जैसे अपनी बेटी के बाल काटकर उसे बचाता है और जोर से चिल्लाता है, कौन हो तुम? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोहन को कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन मोहन के पीछे नजर आता है वो काला साया, जो मोहन पर पीछे से वार करता है और उसे मार देता है। रात और अंधेरी हो रही है, तेज बारिश है और बिजली चमक रही है। सिया घर की छत पर हाथ में क्रिस्टल बॉल लिए खड़ी है। सिया के चेहरे पर लाइट पड़ती है। सिया के चेहरे में नजर आता है वो लाल लाल आंखों वाला काला साया, जिसके वश में होकर सिया ने पहले अपनी मां को, बहन को और फिर अपने पापा को मार दिया। सिया छत से कूदकर अपनी जान दे देती है और उसके हाथ से वो क्रिस्टल बॉल कहीं दूर गिर जाती है। सुबह पुलिस तहकीकात करने के लिए आती है और वो पागल वहां भी आकर चिल्लाते हुए भागता जाता है। इसको भी मार डाला, सबको मारेगी वो क्रिस्टल बॉल सुबह एक लड़के को मिलती है तो वो उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है। मेरी पायल कहीं खो गई है, उसे ढूंढने में मेरी जरा मदद करेंगे? ओके। आदमी झुककर ढूंढने लगा, तभी लड़की ने उस आदमी का बाल नोच लिया। अरे ये क्या कर रही हो? लड़की का चेहरा बदलकर भयानक हो गया। अब तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। चल अब नाच कर दिखाओ। बस बहुत हुआ, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं।
तुझे मरना होगा। एक कपल विशाल और विनी कार से अपने गांव जा रहे थे। सुनसान सड़क, अंधेरी रात। कुलभाटा गांव से गुजरते वक्त सुना इस गांव में एक नाचने वाली चुड़ैल की दहशत है। अरे तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो, इस तरह की चीजों में विश्वास कैसे कर सकती हो? जो सुना वही बता रही हूँ। बाकी रही बात विश्वास की, वो तो सबका अपना अपना। ये दोनों बातें करने में मशरूफ थी। तभी सड़क के सामने एक बूढ़ी औरत आते दिखाई दी। विशाल ने अचानक ब्रेक लगाई। बूढ़ी औरत पास आई और बोली, क्या आप मुझे आगे के गांव तक छोड़ सकते हैं? रात काफी हो चुकी है। विशाल और विनी एक दूसरे को देखने लगे। एक अनजान औरत को इस तरह लिफ्ट देना सुरक्षित नहीं था, लेकिन विशाल ने कुछ सोचकर उस बूढ़ी औरत को लिफ्ट दे दी। अब कार में विशाल और विनी के साथ एक अनजान औरत भी थी। आप तो इसी इलाके की है ना? क्या आपको उस नाचने वाली चुड़ैल के बारे में पता है? इस इलाके में कोई ऐसा नहीं जिसे उसके बारे में ना पता हो। उसके नाम से ही खौफ खाते हैं सब। मैंने भी उस चुड़ैल के बारे में कहानियाँ सुनी हैं। मुझसे ज्यादा नहीं सुनी होंगी। एक कहानी है कुछ साल पुरानी। दो दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। वो जाड़े की रात थी। यहीं इसी रास्ते पर अपनी जीप पर सवार। भाई काफी टाइम से कोई ट्रिप के लिए प्लान कर रहा था, आप जाके कहीं निकल पाए। हाँ यार, इसी बहाने कम से कम काम से छुट्टी तो मिली। अचानक ही ब्रेक लगाया और रास्ते के बीच एक लड़की खड़ी रो रही है। ये लड़की इतनी रात को बीच रास्ते पर कर क्या रही है? क्या हुआ है? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? मेरे कानों का झुमका कहीं गिर गया है। सोने का था, बहुत महंगा था। प्लीज प्लीज रोइए मत, हम आपका झुमका ढूंढने में मदद करती हैं। यहीं कहीं होगा, अभी मिल जाएगा। जैसे ही वे दोनों झुमका ढूंढने के लिए नीचे झुके, लड़की ने उन दोनों के बाल नोच लिए और वो चुड़ैल बन गई। अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो। मेरा मनोरंजन करो और उसके बाद खुद को खत्म कर लो। उन दोनों ने वैसा ही किया। नाचते रहे, फिर एक दूसरे को चाकू से मार लिया। वो दोनों लड़के उस चुड़ैल के मनोरंजन की बलि चढ़ गए। तो ये चुड़ैल सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए लोगों को मौत के घाट क्यों उतार देती है? उस चुड़ैल की भी अलग कहानी है। बात कुछ साल पहले की है। गांव में मोहिनी नाम की नाचने वाली हुआ करती थी। उसकी सुंदरता पर पूरा गांव मोहित था। लोग उसके नाच से मनोरंजन तो किया करते, लेकिन कोई उसे खास इज्जत नहीं दिया करता। उस लड़की की जिंदगी नाचने गाने की दुनिया में चल रही थी। फिर उसकी जिंदगी में गांव के मुखिया का बेटा छोटे सरकार आया। विनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहिनी को अभी तक वाहवाही तो खूब मिली थी, लेकिन किसी मर्द ने उसे अपने घर की इज्जत बनाने की बात कभी नहीं की। इसलिए मोहिनी खुश हो गई। आप बहुत भले हैं छोटे सरकार। दोनों के बीच मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ने लगा। वे दोनों दुनिया की नजरों से बचकर अकेले में मिलने लगे। हम शादी कब करेंगे? बस कुछ दिन और, फिर मैं पिताजी से बात कर लूंगा और फिर हमारी शादी। बस। मोहिनी अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर बहुत खुश थी, लेकिन अचानक ही उसकी सभी खुशियां छिन गई। कुछ दिनों बाद जब वे दोनों मिले। कब करेंगे हम शादी को? 1 साल से ज्यादा हो गया। शादी? और तुमसे? यार तुम तो खाली मेरे एंटरटेनमेंट के लिए हो। छोटे सरकार ने मोहिनी को धोखा दिया। मोहिनी ने रोते हुए अपनी बात पंचायत के सामने रखी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। हम
अब मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। मोहिनी ने अपनी जान दे दी और पूरा गांव तमाशा देखता रहा। लेकिन कहते हैं ना, मौत अंत नहीं होती। मोहिनी अब चुड़ैल बन चुकी थी और सबसे पहले उसने छोटे सरकार से बदला लिया। फिर तो धीरे धीरे उन सभी लोगों की मौत होने लगी जिन लोगों ने कभी मोहिनी को मनोरंजन की चीज समझा था। पहले मोहिनी इंसानों का मनोरंजन करती, फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती। कई निर्दोष इंसानों को मौत के घाट उतार दिया मोहिनी ने। और ये बदला अभी तक बदस्तूर जारी है। मुझे नहीं लगता इस कहानी में कोई सच्चाई है। इसमें सच्चाई नहीं है, मैं नहीं मानती। जिस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है उसे कोई मान कैसे सकता है? मैं तो नहीं मान सकता। तुम्हें सबूत चाहिए तो फिर पीछे मुड़कर देख लो। सबूत नहीं, अब तुम्हें मिलेगा मनोरंजन। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? आप उतरिए कार से। अभी मनोरंजन बाकी है। विशाल गुस्से में आ गया और बुढ़िया को कार से उतार दिया। अब बहुत हुआ, आपका मजाक ना हद पार कर रहा है, हम आपको यहीं छोड़ रहे हैं। बुढ़िया विशाल को ज्यादा गुस्से में देख, अरे सर, आप तो बुरा मान गए, हम तो प्रैंक कर रहे थे। वो देखिए कैमरा। प्रैंक की बात सुनकर विनी और विशाल थोड़े शांत हुए। इस प्रैंक से अच्छे अच्छे लोगों को डराया, लेकिन आप लोग एक पल के लिए भी नहीं डरे, ऐसा क्यों? क्योंकि हम हैं छोटे सरकार और मैं मोहिनी। जिन लोगों ने उसे मनोरंजन की चीज समझा, अब उसका मनोरंजन उन सब की मौत बन गया।